Hi everyone, this is Minku Nan and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified. And today in this video we are going to cover our first chapter from Business Studies book. So grade 12 का first chapter है Nature and Significance of Management. तो चलिए डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि बच्चों डेफिनेशन यानी कि मीनिंग और कंसेप्ट क्या है आपके मैनेजमेंट का। देखिए मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन के लिए क्रूशियल है। यानी कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो, तो आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। व्हाट डज़ इट इन्वॉल्व्स? इट इन्वॉल्व्स डायरेक्टिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड द कॉमन गोल्स। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब एस्टेब्लिश किया जाता है ना, तो उसका कोई ना कोई तो गोल, कोई ना कोई विज़न या मिशन तो यहाँ होता है। अब मैनेजमेंट क्या करता है ना, मैनेजमेंट उसमें काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सभी के एफर्ट्स को उस कॉमन गोल की तरफ यहाँ पे क्या है डायरेक्ट करता है। सो आपको ये समझना है अगर आपको सक्सेसफुली चीज़ों को मैनेज करना है, देन आपको ये मैनेजमेंट कैसे करना होगा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ही काम करना होगा, तभी आप बोलोगे कि आई एम एबल टू मैनेज माय बिज़नेस, राइट? सो इट इज़ अ प्रोसेस व्हिच एम्स फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गोल अचीवमेंट। अब आपको यहाँ पे जो ये 2 वर्ड्स 3 एक्चुअली मैं बोलूँ कि 3 टर्म्स जो हैं आपको दी गई हैं। वन दैट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, सेकंड इट हैज टू बी इफेक्टिव, इट हैज टू बी एफिशिएंट फॉर द गोल अचीवमेंट। अब इन तीनों टर्म्स की ना डिटेल मीनिंग हम समझेंगे कि मैनेजमेंट को यहाँ पे इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोसेस क्यों कहा जाता है, राइट? तो चलिए सबसे पहले देखिए प्रोसेस क्यों कहा जाता है। प्रोसेस का मतलब होता है जब भी कोई काम को हम जिसे कंटिन्यूअसली एक सीरीज में परफॉर्म करते हैं, राइट? सो यहाँ पर जो कौन सा फंक्शन है ये हम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कुछ इंटरकनेक्टेड फंक्शंस को। जैसे इसमें होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बच्चे ये आपके वो 5 कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं, जिसे एक मैनेजर सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट करता है या परफॉर्म करता है। याद रखिएगा फिर से कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं नेचर में, यानी कि वन टाइम जॉब नहीं है, आपको कंटीन्यूअसली परफॉर्म करना पड़ता है इफ यू वांट योर ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो एंड सर्वाइव एंड टू अर्न प्रॉफिट। एंड साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता कि जिस वक़्त आप प्लानिंग कर रहे हैं, उस वक़्त आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर रहे होंगे या स्टाफिंग नहीं कर रहे होंगे। दे ऑल आर कंटीन्यूअस बट साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड। सो इट इंश्योर कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स के बीच में यहाँ पे बना रहे। दैट इज़ व्हाई मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है? देन आपको समझना है कि मैनेजमेंट का इफेक्टिवनेस से क्या लिंक है। सबसे पहले आप समझिए कि इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि एक टास्क जो है मुझे असाइन किया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं कि मुझे किसी ने एक टास्क यहाँ पे असाइन किया कि मुझे जो है 200 यूनिट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करके देनी है मुझे बाय द एंड ऑफ द मंथ। अब अगर मैं वो 200 यूनिट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करके दे देती हूँ, एज़ अ आउटपुट यहाँ पे दे देती हूँ, देन आई कैन कॉल माई सेल्फ व्हाट? आई कैन कॉल माई सेल्फ दैट आई एम इफेक्टिव हियर। व्हाट आई एम हियर? आई एम इफेक्टिव हियर। यानी कि इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होगा? इफेक्टिवनेस का बच्चों यही मतलब है कि जब भी आपको कोई भी टास्क यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा, आप उस टास्क को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? असाइन जो आपको किया जाएगा माफ, ठीक है? देन इट हेल्प अस टू अटेन द डिजायर ऑब्जेक्टिव। याद रखिएगा जो आपको टास्क दिया गया था, असाइन किया गया था, वही आपने अटेन करना है। एंड इट एम्फसाइज ऑन करेक्ट एक्टिविटीज, यानी कि वही जो काम दिया गया है वही आपने प्रोड्यूस करके यहाँ पे एज अ रिजल्ट एज अ आउटपुट देना है। यानी कि अगर मुझे किसी ने कहा कि 200 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट, तो मुझे यहाँ पे जो है एक्स के ही प्रोडक्ट की यहाँ पे 200 यूनिट प्रोड्यूस करके देनी होगी। अगर मैं वाई का प्रोडक्शन करके देती हूँ देन इट विल बी ऑफ नो यूज। तो आपको इफेक्टिव होना है, यानी कि राइट टास्क को आपने राइट टाइम के अंदर यहाँ पे परफॉर्म करना है। दैट इज व्हाट वी मीन टू से इफेक्टिवनेस। आगे चलते हैं। अनदर टर्म जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी डेफिनेशन के अंदर, दैट वाज योर एफिशिएंसी। नाउ व्हाट इज एफिशिएंसी? अभी हमने देखा कि अगर हम अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, दैट वे वी विल बी एफिशिएंट। बट एफिशिएंसी इज समथिंग डिफरेंट बच्चों। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि व्हाइल यू विल बी कंप्लीटिंग योर टास्क, यू नीड टू बी टेकन इनटू कंसीडर द कॉस्ट। यानी कि अगर मैंने वो 200 यूनिट्स को तो बना दिया, मैंने वो 2 यूनिट्स 100 यूनिट्स को तो प्रोड्यूस कर दिया बच्चे, बट इसके चलते मैंने क्या करा ना, यहाँ पे मुझसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हुआ मुझसे? नुकसान इन अ वे नुकसान इन अ वे कि मैंने क्या किया, 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी, बट इसके लिए जो है 1000 यूनिट्स को मैंने यहाँ पे वेस्ट कर दिया।
ठीक है? तो आप कह सकते हो कि यू आर एफिशिएंट बट एफिशिएंसी आपने लूज़ कर दी। सो बेसिकली आपका यहाँ पे एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि आपने सिर्फ टास्क को कंप्लीट नहीं करना बट आपने अपने कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ रखना है। इन अदर वर्ड यू कैन से कि आपने अपने रिसोर्सेज़ को जो है ऑप्टिमम तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है बेस्ट पॉसिबल मैनर में, ताकि आपका वेस्ट कम हो और आपका कॉस्ट जो है वो अननेसेसरी यहाँ पे इंक्रीज़ ना हो जाए, राइट? तो आपको क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली आप यहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हो बिटवीन योर इनपुट्स एंड योर आउटपुट्स। दिस इज द वे हाउ वी कैन बी एफिशिएंट, ठीक है? सो एफिशिएंसी आपकी ये होती है, तो एनहांसिंग एफिशिएंसी कैन रिड्यूस द कॉस्ट। अगर आप कहते हैं कि मैं एफिशिएंसी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी वेस्ट प्रोडक्शन को भी यहाँ पे मिनिमाइज कर पा रहे हो और साथ ही साथ आप अपनी कॉस्ट को भी यहाँ पे मिनिमाइज कर पा रहे हो। सो ये तीन हमने समझ लिया। अब हम आते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस हुआ? देखिए, अब अगर आपने दोनों की मीनिंग को समझ लिया तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। पहला आपको समझना है कि देखो, दोनों ही यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है आपके मैनेजमेंट के, यानी कि यू कैन नॉट बी अ गुड मैनेजर जस्ट बिकॉज़ यू आर इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट एंड अनदर वे, अगर आप एफिशिएंसी तो लेकर आते हो लेकिन इफेक्टिव नहीं काम कर पा रहे हो, तो भी आप एक अच्छे मैनेजर नहीं कह पाओगे। तो बेसिकली अगर आपको अच्छे से मैनेजमेंट करना है ना, तो आपको इफेक्टिव भी होना पड़ेगा, आपको एफिशिएंसी भी लेकर आनी पड़ेगी, राइट? तो इफेक्टिवनेस का क्या मतलब बताया हमने? इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो मैंने अचीव करने हैं, जबकि एफिशिएंसी जो है वो इस चीज पे फोकस करती है कि आपने मिनिमाइज रखना है अपने रिसोर्सेज को, और जो वेस्ट होता है ना वो आपने यहाँ पे नहीं होने देना। और दोनों ही चीजें क्या है, आपकी इंटीग्रल पार्ट है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहते हो और सक्सेस आपको यहाँ पे मिलनी है तो, राइट? So a manager can be effective but not efficient if the goals are not met at a high cost, right? तो ये आपने समझना है। कन्वर्सली अ मैनेजर माइट बी एफिशिएंट बट इफेक्टिव इफ कॉस्ट आर रिड्यूस्ड विदाउट मीटिंग द गोल, यानी कि आपने क्या किया, कॉस्ट को घटाने के चक्कर में अपना गोल ही अचीव नहीं किया, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मार्केट में डिमांड है किसी कमोडिटी की, कोई भी ए प्रोडक्ट ले लेते हैं, सपोज करो मेरे पास कोई प्रोडक्ट है यहाँ पे ए, और मार्केट के अंदर ना इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं इसको अगर सस्ता बनाऊंगी तो शायद इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। वी नो द रूल ऑफ द डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, किसी भी चीज की अगर प्राइसेस कम हो जाए तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो उस चक्कर में मैंने क्या करा, मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फंड इन्वेस्ट कर दिया। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का तो कोई रिजल्ट आया नहीं, साथ ही साथ ना तो मैं अपना गोल अचीव कर पाई जो मुझे यहाँ पे डिमांड इंक्रीज को कोप अप करना था, और ना ही मैं अपना कॉस्ट भी रिड्यूस कर पाई, ठीक है? तो दोनों ही चीजें आपने देखनी है। या फिर इसका अनदर एग्जांपल ले लेते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद मैंने अपनी कॉस्ट तो रिमूव कर दी, मैंने अपनी कॉस्ट तो मिनिमाइज़ कर दी, बट इट टेक मी सम 3 इयर्स। तो बेटा 3 साल बाद अगर आप ऐसे सॉल्यूशन के साथ आओगे, तो आप इफेक्टिव यहाँ पे नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपने जो आपकी टाइम लिमिट थी वो आप यहाँ पे क्रॉस कर चुके हो, ठीक है? तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में आपका डिफरेंस होता है। एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन आता है तो केस स्टडी के ही रूप में आता है, तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन के अंदर अगर आप अपने टारगेट अचीव कर पा रहे हो देन यू आर इफेक्टिव, और अगर आप कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर पा रहे हो या वेस्ट आपने नहीं किया है देन यू बिकम आल्सो एफिशिएंट पर्सन, राइट? अब ये आपका डिफरेंस एक और मैंने पिक्चर से क्लियर करने की कोशिश करी है कि इफेक्टिवनेस इज बीइंग मोर अबाउट द टाइम कॉन्सेप्ट, राइट? एंड एफिशिएंसी इज मोर अबाउट योर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये आपको एक बार ध्यान रखना है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज योर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे मैनेजमेंट के, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जो मैनेजमेंट है ना वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि आप एवे ही कुछ भी नहीं करने लग जाओगे, ठीक है? आपका कोई ना कोई तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो आप जिसके लिए आप आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है आपने वो फाउंड किया है या उसको फॉर्म किया है, राइट? अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेरी कर सकते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, पर्पस क्या है। जैसे अगर कोई एनजीओ है तो आई एम श्योर कि उनका जो बिज़नेस मोटिव होगा वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगा बल्कि सोशल वेलफेयर होगा। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन आपका है और क्या नेचर है, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वेरी करता है। बट मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये लोग अभी आपने देखा था जब आपने फर्स्ट पेज पे यहाँ पे डेफिनेशन देखी थी, यहाँ ये एक बार फिर से ये देखिए, हमने क्या कहा था कि ये इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को ना डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द कॉमन गोल। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट के बिना तो आप अपने कितने कोई भी इंडिविजुअल अगर आपके बिज़नेस में काम कर रहे होंगे, उन सभी के एफर्ट्स को आप ना तो कोऑर्डिनेट कर पाओगे, ना इंटीग्रेट कर पाओगे। तो ऐसे में आप आपका ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उसकी कभी भी कोई गारंटी नहीं होगी। बट विद मैनेजमेंट ये चीज़ पूरी तरह से पॉसिबल है। तो एक
क्लियर डायरेक्शन आपको बता दी जाती है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाती है ना, इसीलिए कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट है ना बच्चों, वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, राइट? नेक्स्ट फीचर की तरफ आते हैं, मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। परवेजिव का क्या मतलब होता है? परवेजिव का मतलब होता है समथिंग विच इज ओमनी प्रेजेंट, यानी कि जो चीज हर जगह प्रेजेंट है, यूनिवर्सल है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस माइंड से मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है, तो ही मुझे मैनेजमेंट चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका ऑर्गेनाइजेशन सोशल वर्क के लिए हो सकता है, कोई पॉलिटिकल एंटिटी भी हो सकता है, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो बच्चे, मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ता है। एक छोटी-सी बात है, आप लोग अपने घर में भी देखते हो, आपके घर में भी चीज़ें मैनेज ही होती है। भले आप कोई बिज़नेस रन नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई भी जिस भी अ, ह घर हो, ऑर्गेनाइज़ेशन हो, कोई भी जगह हो, जहाँ पर एक गोल आपने डिसाइड कर लिया, इट मीन्स आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी टू अचीव दैट गोल, ठीक है? एंड इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। परवेसिव का मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं है, जनरली क्या होता है ना, हमें लगता है कि मैनेजमेंट का मतलब है जो टॉप क्लास के आपके जो एग्ज़ीक्यूटिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में। इन्होंने क्लेरिफाई किया इस चीज़ को कि ऐसा नहीं है। आप मैनेजमेंट के किसी भी लेवल पे, टॉप पर, मिडल पे, लोअर पे, आप किसी भी लेवल पे काम क्यों ना कर रहे हो, मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव होता है, हर जगह होता है, राइट? तो ये चीज़ें हैं आपको जो समझनी है। हाँ, ये हो सकता है कि टॉप लेवल पे बैठा मैनेजमेंट का पर्सन या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पर्सन जो है, उनके नेचर ऑफ वर्क जो है ना यहाँ पे वो डिफरेंट हो सकते हैं, राइट? जैसे आपको पता है कि जो टॉप लेवल के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो स्ट्रेटेजीज़ बनाते हैं, वो गोल एस्टेब्लिश करते हैं कि आने वाले 10 सालों में हम कहाँ होंगे, वो रिसोर्सेज़ एलोकेट करते हैं। लेकिन जो आपके लोअर लेवल के जो लोग होते हैं, यानी कि जो एक्चुअली इस फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे, जो प्रोडक्शन से इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उनका काम ज़्यादातर होता है ये देखना कि प्रोडक्शन टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो गुड्स बन के तैयार हो रही है वो अप टू द स्टैंडर्ड मार्क है कि नहीं। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट सिर्फ टॉप लेवल के लोगों का ही काम है और मिडल क्लास लेवल पे या फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती। एवरीवेयर मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड, तो इट इज़ परवेसिव इन नेचर। नेक्स्ट फीचर पे देखिए, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब होता है कि मैनेजमेंट मल्टी फेसेटेड है, यानी कि तीन क्रिटिकल डायमेंशंस है मैनेजमेंट को। जब हम बात करते हैं ना, तो तीन एस्पेक्ट पे हमें बात करनी होती है। हम मैनेज कर रहे होते हैं अपने काम को, लोगों को और ऑपरेशन यानी कि प्रोसेस को। देखिए, जब आप कहते हो कि हम जो है मैनेजमेंट कर रहे हैं वर्क का, इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले टास्क को डिफाइन करना पड़ेगा, अपने अपने ऑब्जेक्टिव जो है क्लियरली मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आप वेग स्टेटमेंट नहीं देंगे। वेग स्टेटमेंट जैसे मैंने बोला कि आई वांट यू टू बी द बेस्ट इन द बिजनेस वर्ल्ड। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये बहुत वेग स्टेटमेंट है। किस फील्ड में आप वेग मतलब बेस्ट होना चाहते हो, क्या करके आप बेस्ट होना चाहते हो, आप वो डिफाइन नहीं कर रहे हो। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क आपको सबसे पहले करना होता है कि क्या काम होगा, कैसे होगा, क्या अचीव करना है। देन आते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इट इन्वॉल्व्स एंगेजिंग विद एम्प्लॉइज बोथ एज इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप। दूसरी बात आपको समझना होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, वो एज़ अ इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं और एज़ अ ग्रुप टीम भी वो काम कर रहे हैं। तो आपको उन सभी की स्ट्रेंथ को जो है इफेक्टिवली हार्नेस करना है, यानी कि यूटिलाइज़ करना है। वरना क्या होगा कि कुछ लोग सिर्फ़ अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे, या फिर कुछ लोग आगे कुछ तो सिर्फ़ सोशल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे। कुछ लोग होंगे जो सिर्फ़ अपने टीम के बारे में ध्यान देंगे, तो बाकी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इग्नोर कर देंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों का मैनेजमेंट जो है ना, वो भी अच्छे से लेकर चलिए। देन थर्ड एस्पेक्ट आपका आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ओवरऑल जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, देखो आपने टास्क डिफाइन कर दिया, आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिया, बट अल्टीमेटली ये जो सब इनपुट की तरह काम करेंगे, उसका तो एक रिजल्ट भी तो आएगा ना, आउटपुट। तो वो आउटपुट आपका इन सभी प्रोसेस से आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है ना, वो मल्टी डायमेंशनल है। यहाँ पे आप काम को भी मैनेज कर रहे हो, लोगों को भी मैनेज कर रहे हो और अपने आउटपुट को भी मैनेज कर रहे हो। फाइन। आते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास कि मैनेजमेंट जो है ना, वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। ये तो मैंने आपको तब भी बता दिया था जब मैंने आपको प्रोसेस को समझाया था कि व्हाई वी कॉल मैनेजमेंट एज़ अ प्रोसेस, व्हाई वी कंसीडर मैनेजमेंट एज़ अ प्रोसेस। तो देखिए, मैनेजमेंट एक कंटीन्यूअस जर्नी है, एक वन टाइम टास्क है ही नहीं कि आपने एक बार करा, अरे भाई चलो ठीक है अब हो गया, ऐसा नहीं है।
आपको मैंने बताया था कि कुछ इंटरकनेक्टेड फंक्शंस होते हैं जिनको हम कंटीन्यूअसली एंड साइमल्टेनियसली 2 टर्म मैंने यूज़ करी थी वहाँ पे, कंटीन्यूअसली भी और साइमल्टेनियसली भी परफॉर्म करते हैं। वो क्या-क्या फंक्शन है? प्लानिंग करते हैं हम लोग, ऑर्गनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। अभी के लिए फंक्शन नहीं समझ में आ रहे तो चिंता की कोई बात नहीं, चैप्टर के बाद में लास्ट में आपको ये सजेब सब भी समझाया जाएगा। बाकी आपकी जो बिज़नेस स्टडीज़ की बुक है वो इन्हीं फंक्शंस के ऊपर है। आपके पूरे चैप्टर का अगर नाम आप देखोगे तो यही आपके चैप्टर के नाम भी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट? तो फंक्शन जो है ये सारे आपको परफॉर्म करने होते हैं रेगुलर बेसिस पे एंड साइमल्टेनियसली अगर आप जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं तो। सो आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो प्रोसेस है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक परसिस्टेंट आपको मेहनत यहाँ पे करनी पड़ती है, राइट? नेक्स्ट आपका फीचर आता है कि मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है, राइट? मैनेजमेंट इज मोर अबाउट ग्रुप। क्यों? क्योंकि अगर मुझे अपने एज ए इंडिविजुअल मुझे खुद काम करना है तो शायद मुझे इतना ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी दिनचर्या को मैनेज नहीं करना पड़ेगा। मैनेज तो आपको बच्चे वहां पे भी करना पड़ेगा और उसकी वजह भी यही होती है कि थिंग्स आर नॉट ऑलवेज इन योर कंट्रोल। ठीक है, तो आपको जो है दूसरों के साथ ही इंटरेक्शन करना, बट यहाँ पर तो हमें पता है कि इंटेंशनली हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया है, एक टीम को बिल्ड किया है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, राइट? कोई किसी तरह के बैकग्राउंड से आता है और अभी हमें उन सभी को एफर्ट्स को क्या करना है, कोलैबोरेट करना है। ठीक है, तो उसके बिना आप अपने कॉमन गोल को जब तक आप स्टेब्लिश नहीं करोगे, आप खुद सोचो कि यहाँ पर जो है एक एक्स पर्सन है, एक वाई पर्सन, एक जेड पर्सन है, एक यू पर्सन है, वी। अब ये सारे के सारे पर्सन जो है ना एक दूसरे के बिल्कुल भी नोन नहीं है। आप उन सभी को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आए हो, तो ऐसे में अगर आप उनको अपना एक फिक्स गोल नहीं बताओगे तो उन सभी के एफर्ट्स को जब तक आप एक कॉमन गोल की तरफ डायरेक्ट नहीं करोगे ना, तो शायद वो एफर्ट करें भी बट वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ऐसे में मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, जहाँ पर टीम वर्क को प्रमोट किया जाता है आपके, टीम वर्क को प्रमोट किया जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को फोस्टर किया जाता है और सभी जो मेंबर्स हैं ना टीम के वो इफेक्टिवली कॉमन गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। ऐसे में उनके काम के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना मस्ट है। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है कि मैनेजमेंट जो है ना एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक का मतलब क्या होता है? देखो, डायनामिक इसलिए है, आपका जो भी बिज़नेस है ना, आपका कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो आपका आइसोलेट एनवायरनमेंट में एग्ज़िस्ट नहीं करता, बल्कि वो एक जो है कंटीन्यूअसली एक एनवायरनमेंट में वर्क करता है। ये आपका एनवायरनमेंट की मैं बात कर रही हूँ, वैसे तो एनवायरनमेंट इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। बट बच्चे बिज़नेस के विदिन द ऑर्गेनाइज़ेशन जो भी हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो हमारे फिर भी कंट्रोल में होता है। लेकिन ये जो आपका आउटसाइड यानी कि एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है ना, दैट्स कीप ऑन चेंजिंग। अब जब ये आपका चेंज होता रहता है तो ऐसे में हमें भी अपने आप को अडेप्टेबल बनाना पड़ता है और यही काम आपका मैनेजमेंट करता है। यानी कि मैनेजमेंट के ज़रिए ऐसी पॉलिसीज़ को बनाया जा सकता है, ऐसे तरीके से टास्क और मेथड्स को यहाँ पे लेकर आया जा सकता है, ऐसे प्रिंसिपल को फॉलो किया जा सकता है ताकि अगर कितना भी आपका एनवायरनमेंट जो है वो अनस्टेबल या अनसर्टेन क्यों ना हो जाए, हम उसमें यहाँ पे अडेप्टेशन कर पाएँ। So management is dynamic, adapting to economic, social, technological and political change in the external environment. ठीक है, तो मैनेजमेंट डायनामिक क्यों है? बिकॉज इट फैसिलिटेट कि हम आराम से अडेप्ट कर पाए, चाहे हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंज हो, चाहे हमारे सोशल इन्वायरमेंट में चेंज हो, चाहे हमारे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंज हो, और किसी भी तरीके से यहाँ पे हम रिस्पॉन्ड कर सकें और यहाँ पर चेंज को अडेप्ट करते हुए सर्वाइव भी कर सकें एंड ग्रो भी कर सकें। और इसके लिए हम मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, प्लानिंग आपने देखा था एक फंक्शन है, तो उसी में हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे ऑपरेशंस होते हैं, राइट? सो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट हमारा कहता है कि मैनेजमेंट जो है ना वो एक इंटेंजिबल फोर्स है। अब इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है? इंटेंजिबल वी नो, इंटेंजिबल का मतलब होता है समथिंग व्हिच वी कैन नॉट सीन एंड फ्रॉम आवर आईज एंड व्हिच वी कैन नॉट टच इवन, राइट? तो मैनेजमेंट भी एक इनविजिबल फोर्स है आपकी। इनविजिबल क्यों है? क्योंकि आप उसको जो है उसके एज अ एविडेंस आप उसको, जब चीजें स्मूथली आपकी फंक्शन होती है ना तब आपको पता लगेगा कि हाँ चीजें जो है अच्छे से वेल मैनेज्ड है। अदरवाइज कुछ दिख नहीं सकता। जब आपको लगता है कि अपने गोल्स को आप अचीव कर पा रहे हो, आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी यहाँ पे सैटिस्फाई हैं, आपको जो रिज़ल्ट मिल रहे हैं वो भी पॉज़िटिव हैं, तब आपको पता चलेगा कि येस थिंग्स आर गोइंग इन अ पॉज़िटिव डायरेक्शन, इन अ राइट डायरेक्शन। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपको लगता है कि आपका जो मैनेजमेंट है वो वीक है, वो कैसे पता चलेगा? जब आपको ये सारे के सारे रिज़ल्ट जो हैं वो नेगेटिव वे में मिलने लगेंगे, ठीक है? यानी कि आपके एम्प्लॉयी सैटिस्फाइड नहीं है, ऑर्गनाइज़ेशन में काम स्मूथली नहीं हो पा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज़ हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं मेंटेन हो रहा है। तो इससे हम सभी से इन सभी बातों से क्या पता चलता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता।
सो दीज ऑल वर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। सो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे तीन तरीके से कैटेगराइज करेंगे मैनेजमेंट के। एक है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव और है हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। वन बाय वन सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। अगर मुझे आपको इसको शॉर्ट में बताना है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो आपकी जो 11th में आपने एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे ना, उसके अंदर भी आपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का हेडिंग पढ़ा था और वहाँ पे भी आपको बताया गया था कि 3 आपके मेजर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होते हैं, दैट इज़ योर जीपीएस। अब ये जीपीएस क्या है? देखिए कोई भी जो ब बिज़नेस है ना, वो 3 चीज़ें चाहता है। क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं ग्रोथ, वो चाहते हैं प्रॉफिट और वो चाहते हैं सर्वाइवल। अगर कोई बिज़नेस ऐसा कहते हैं कि हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, हमें ग्रो नहीं करना, तो ऐसा भी कोई ऑर्गनाइज़ेशन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है? एंड विदाउट ग्रोथ, विदाउट अर्निंग प्रॉफिट आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते, राइट? तो ये आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन के। इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है, बस आपको ये लिखना होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं बिजनेस के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की, गोल्स की, जो कि हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन अचीव करे, जिसमें आता है आपका सर्वाइवल एंड ग्रोथ एंड प्रॉफिट आल्सो, राइट? देन आते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे। अब आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपको पता है कि आपका जो बिज़नेस है वो एक सोसाइटी में ही सर्वाइव कर रहा है, सस्टेन कर रहा है एक एनवायरनमेंट के अंदर, और उसको जितने भी रिसोर्सेज़ हैं ना वो सारे सोसाइटी से ही मिलते हैं। तो ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो अपनी सोसाइटी का यहाँ पे जो है ख्याल रखें, उनको जो है कुछ भी यहाँ पे एज़ अ कंट्रीब्यूशन जो है प्रोवाइड कर सकें, जिसमें हम सोशल वेलफेयर जैसी एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो हम सोशल वेलफेयर के लिए कर सकते हैं? देखिए, आप उनको जो है अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो है रीज़नेबल प्राइसेज़ पे यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं, जो इको फ्रेंडली हो। आप उनको जहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रोग्राम आप दिला सकते हो, ठीक है? या फिर यहाँ पे आप जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल होना या एक्सप्लॉइटेशन करना रिसोर्सेज़ का, इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। एक एग्ज़ाम्पल बताया है कि आईटीसी ई-चौपाल करके एक ऐप जो है यहाँ पे बनाई गई थी, जिसके थ्रू जो है फार्मर्स को जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी मार्केट से रिलेटेड, वो सभी यहाँ पर जो है प्रोवाइड कीजिए। इस तरीके से आप कोई सोशल इनिशिएटिव ले सकते हो, कोई सोशल गोल अपना रख सकते हो, राइट? अब आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को देख लिया, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को देख लिया। अब आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे। देखिए नो मैटर व्हाट, आप कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो या कितने बुरे इंसान क्यों ना हो, लेकिन जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन करते हो ना, तो आपका खुद का कोई ना कोई सेल्फ यहाँ पे मोटिव तो रहता ही है। तो हर पर्सन की अपनी कुछ ना कुछ नीड्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, एज़ अ एम्प्लॉयी भी और एज़ अ इंडिविजुअल भी। ज़्यादातर इसमें आपके फाइनेंशियल गोल भी हो सकते हैं, आपके सोशल गोल्स भी हो सकते हैं और आपके पर्सनल गोल भी हो सकते हैं, जिसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं। फाइनेंशियल नीड का मतलब है आप चाहते हैं कि आपको अच्छी सैलरी मिले, इंसेंटिव मिले और जॉब सिक्योरिटी मिले। सोशल नीड जैसे आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले, अपने काम के लिए रिकॉग्निशन मिले एंड बिलॉन्गिंगनेस, आपको जो अटैचमेंट है ना आप एक जगह से, वो अटैचमेंट आपको दूसरों से भी मिले। देन आपके कुछ हायर लेवल नीड्स हो सकती है, जैसे आप सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हो, आप करियर ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ये एक मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी जो है ना वो भी यहाँ पे अचीव हो जाने चाहिए, राइट? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, हमारे मैनेजमेंट की क्या कुछ इम्पोर्टेंस है। सो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को लेकर क्या पॉइंट है। देखिए वैसे मैं आपको पहले बता दूं, आपने जितने भी अभी पॉइंट्स पढ़े हैं इन द टॉपिक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और आपका फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, बच्चे इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे ना, तो यही सारे फीचर्स आपके आते हैं इम्पोर्टेंस, राइट? तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला हमारे पास आता है कि मैनेजमेंट हमें हेल्प करेगा कि हम ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकें, इज़न्ट इट? हमने अभी यही तो पढ़ा है, कंटिन्यूअसली हम यही पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है सभी इंडिविजुअल्स के और सभी टीम के ग्रुप को एफर्ट्स को यहाँ पे डायरेक्ट करता है टुवर्ड द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ऐसे में ये तो बात सच हो जाती है, इसको ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे एंड देन यू विल बी डन। देन सेकंड हमारे पास इम्पोर्टेंस यहाँ पे आती है कि मैनेजमेंट से ना आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। हमने देखा था कि अगर आप ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज़ करोगे रिसोर्सेज़ का, आपके पास मनी हो, मटेरियल हो, मैन पावर हो, कुछ भी क्यों ना हो, और अगर आप किसी तरीके से अपना वेस्टेज को रिड्यूस कर पाएँ ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो आपका बेनिफिट यहाँ पे होगा। तो मैनेजमेंट आल्सो हेल्प अस टू इंक्रीज़ आवर एफिशिएंसी। देन थर्ड पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट क्रिएट करता है एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा था कि मैनेजमेंट इज़ डायनामिज़्म,
डायनामिक क्यों है? क्योंकि हमने कहा था कि जैसे-जैसे आपके पास सामने बहुत सारे अपॉर्च्युनिटी एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं या बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं, मैनेजमेंट आपको वो फ़ोर्स है जो हेल्प करती है टू रिस्पॉन्ड देम, ठीक है? बेसिकली आप हर चीज़ के लिए यहाँ पे रेडी रहते हो, तो रेडीनेस आपकी बढ़ जाती है। तो येस, मैनेजमेंट हेल्प अस टू क्रिएट अ ऑर्गनाइजेशन व्हिच इज़ डायनामिक इन नेचर और फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड व्हिच इज़ ऑलवेज रेडी टू रिस्पॉन्ड टू न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ एंड चैलेंज बाय मॉडिफाइंग देयर स्ट्रेटजीज एंड ऑपरेशन। तो यानी कि आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट का ये जो आपका फीचर है, ये जो इम्पोर्टेंस है, ये हेल्प करती है उनको कॉम्पिटिटिवनेस में बने रहने की और लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने की। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंस में आता है कि ये आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। अभी मैंने सारे आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, ये वही पॉइंट है। और ये आपको जो सोसाइटी का डेवलपमेंट करने में भी मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है। ये भी हमने अभी सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर देख लिया था, राइट? अब हम आते हैं हमारे इम्पोर्टेंस के बाद नेचर क्या है हमारे मैनेजमेंट का। सो देखिए हमारी जो मैनेजमेंट है ना उसको हम आर्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, साइंस भी कंसीडर कर सकते हैं और प्रोफेशन भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन क्यों कर सकते हैं इन पॉइंट्स को हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए एक-एक करके यहाँ पे आर्ट, साइंस और प्रोफेशन को देखते हैं। सबसे पहले आता है कि मैनेजमेंट एज़ एन आर्ट। तो पहले आप ये समझिए कि आर्ट किसी चीज़ को कब कहा जाता है? आर्ट किसी भी चीज़ को तब कहा जाता है जब उसकी एक थ्योरेटिकल नॉलेज हो। ठीक है? यानी कि आपको कहीं न कहीं पढ़ाई करने को मिल जाए कि ये चीज़ ऐसे है। जैसे आपको पता होगा आपके पास अगर पेंटिंग का कोई सब्जेक्ट है, राइट? अगर आपके स्कूल में म्यूज़िक का कोई सब्जेक्ट, ये सब आर्ट है, तो उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी तो आपको प्रोवाइड की जाती है ना। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसी तरीके से क्या मैनेजमेंट को भी सिखाया जा सकता है, उसकी भी कोई थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड की जा सकती है? सो द आंसर इज़ येस, येस। आपका जवाब क्या आएगा? बिल्कुल येस है, ठीक है? मैं यहाँ पे येस और नो लिखती जाऊँगी ताकि हम ये भी देख पाएँ कि जो पॉइंट यहाँ पे आर्ट के सपोर्ट में दिए गए हैं, वो हमारे मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल हैं कि नहीं। देन आर्ट के अंदर क्या होता है ना बच्चों, आर्ट के अंदर आपका पर्सनलाइज़ एप्लीकेशन होती है, यानी कि आप अपने लेवल की जो भी आपके अंदर स्किल है, जितना भी आपने सीखा है ना, उसी चीज़ों को आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हो और बेटर अपने आप को परफ़ॉर्म करके यहाँ पे लेकर आते हो, राइट? जैसे कि अगर आपको याद हो अगर पहली बार अगर आपने कभी भी कोई लैंडस्केप या कोई सीनरी या कोई भी ड्राइंग यहाँ पे बनाई होगी, कोई भी आर्ट वर्क किया होगा, तो शायद वो इतना अच्छा नहीं होगा बट विद टाइम, विद एक्सपीरियंस आपको वो चीज़ें अच्छी भी लगने लगी होंगी और आप उसमें जो है बेटर भी आपने उसमें परफ़ॉर्म किया होगा। तो क्या मैनेजमेंट के साथ भी सेम होता है कि हम जितना यहाँ पे इसको सीखेंगे, जितना हम पर्सनलाइज़ एप्लीकेशन करेंगे, उतना हमारे पास और ज़्यादा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आएँगे? तो यहाँ पर भी जवाब क्या है बच्चे? यस, ये भी होता है यानी कि मैनेजमेंट के अंदर भी जो है पर्सनलाइज़ एप्लीकेशन होती है। हर कोई अलग रंग भरता है अपनी ड्राइंग के अंदर, ऐसे ही मैनेजमेंट भी जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो भी अपने तरह का सॉल्यूशन जो उनको बेस्ट लगता है वो यहाँ पे देते हैं। देन आता है कि जो आर्ट है आपकी, वो आपकी बेस्ड होती है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे। इज़ इट सो? बिल्कुल, अगर मैं आज आपको एक मैनेजर की पोस्ट पे बिठा दूँ, तो आपको नहीं लगता है कि आप थोड़ा-सा स्ट्रगल करेंगे चीज़ों को हैंडल करने में और ऐसे में आप भागेंगे उस इंसान के पास जो पहले आपसे उस पोस्ट पे हो या फिर और कहीं से आप एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जितना किसी ने प्रैक्टिस किया होता है, जितना उतना ही उनके अंदर ना इनोवेटिव जो एक स्किल होती है, जो क्रिएटिविटी होती है ना वो बढ़ती है, ठीक है? उतना ही नए-नए आइडियाज़, नए-नए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपके सामने आते आते हैं और वैसे भी टाइम के साथ नए चैलेंजेस भी आते हैं, तो उनके लिए भी नए-नए सॉल्यूशन हमें चाहिए होते हैं। तो आर्ट के अंदर तो ये चीज़ होती है, तो क्या मैनेजमेंट के अंदर भी ये चीज़ एप्लीकेबल है? तो जवाब यहाँ पर भी क्या है? येस मैम, ऐसा ही होता है। विद प्रैक्टिस वी इन्फ्यूज़ क्रिएटिविटी विदिन आवरसेल्फ एंड वी आर एबल टू ब्रिंग न्यू सॉल्यूशंस टू द न्यू टाइप ऑफ चैलेंजेस। तो ये भी आपके तीनों यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। इन्हें भी आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट इज कंसिडर एन आर्ट बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स स्किलफुल एंड क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इसी तरीके से जब आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको एग्ज़ाम में ये कंक्लूसिव जो लाइन है ना, ये आपको ज़रूर लेकर आनी है। अब हमने देखा था नेचर के अंदर कि मैनेजमेंट को आर्ट भी कहा जा सकता है, एज़ आर्ट भी कंसीडर किया जा सकता है, साइंस भी कंसीडर किया जा सकता है, प्रोफेशन। तो आर्ट को तो हमने यहाँ पे देख लिया, अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट एज़ साइंस। सो देखते हैं क्या होता है। देखिए, पहले हम जैसे हमने आर्ट के केस में किया था, पहले हमें समझना पड़ेगा कि साइंस किसे कहते हैं एंड देन वील सी कि ये चीज़ जो है हमारी मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल है कि नहीं, राइट? तो देखिए, साइंस किसी चीज़ को कहा जाता है जब जिसकी कोई सिस्टमाइज़्ड बॉडी ऑफ नॉलेज हो। यानी कि आपको कोई चीज़ है ना अच्छे से बताई जाएगी, सिस्टमैटिकली पढ़ाई जाएगी, ठीक है? तो क्या मैनेजमेंट की अभी ऐसी कोई सिस्टमाइज़्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है? तो जवाब है कि है मैम, बुक्स तो हैं, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिस्टमाइज़्ड है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हर कोई जो मैनेजर होता है ना, वो अपने बेसिस पे यहाँ पे जो है
चीज़ों को डिफाइन करते हैं, तो सिस्टमाइज़ नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर जैसे साइंस के रूल कैसे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि ग्रेविटी है। अब बच्चे ग्रेविटी है तो ऐसा नहीं है ना कि मेरे घर में ग्रेविटी और आपके घर में ग्रेविटी नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट है जो हर जगह सेम तरीके से अप्लाई होता है। यानी कि आप किसी भी चीज़ को ऊपर से फेंकोगे तो वो नीचे ही आके गिरेगी। ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर ये रूल जो है अलग सिस्टम से काम करे। लेकिन मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं है। हालाँकि ज़्यादातर लोग जो है वो कॉमन चीज़ों पे आते हैं। जैसे आपको भी पता है कि मैनेजमेंट अगर रन अच्छे से चाहते हो तो डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके पास एक गोल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो हर मैनेजर मानता है। लेकिन वो सिस्टमाइज़ तरीके से कैसे फ़ॉलो कर रहे हैं पैटर्न को वो शायद यहाँ पे इतना ट्रू ना जाए। तो आप कह सकते हो कि है मैनेजमेंट एक सिस्टमाइज़्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बट इट इज़ पार्शियली ट्रू। तो आप क्या लिखोगे? येस बट पार्शियली ट्रू। अब आते हैं कि जो साइंस है ना आपकी, वो जो साइंस है वो बेस्ड होती है आपके एक्सपेरिमेंट्स पे, ठीक है? यानी कि जैसा मैंने कहा कि ग्रेविटी को आपने एक जगह एक्सपेरिमेंट किया, दूसरी जगह किया, तीसरी जगह किया, चौथी जगह किया, हर जगह क्या आता है? बच्चों सेम रिजल्ट आता है। तो क्या मैनेजमेंट के भी किसी भी प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करोगे, तो सेम रिजल्ट आएगा? जवाब क्या है आपका? जवाब है नो मैम। जवाब क्या है आपका? नो। आप यहाँ लिखिए। नो। तो आपने कहना है कि एज़ पर द सर्कमस्टांसेस ना वी मे हैव डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर द सेम प्रॉब्लम आल्सो। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप सीख सकते हो बट उसका सॉल्यूशन आपको हर बार सेम मिलेगा। दिस इज नॉट द केस, राइट? तो मैनेजमेंट के ऊपर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन तो लागू होगा बट उसी प्रिंसिपल को आप बार बार यूज कर सकते हो एज अ आंसर और एज अ सॉल्यूशन, तो ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। देन मैनेजमेंट जो साइंस जो है ना आपकी, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। जो आपकी साइंस है ना वो यूनिवर्सल वैलिडिटी रखती है। यानी कि कोई भी रूल आपने मैंने आपको पहले भी बताया था सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। यानी कि एक बार आपने कोई लॉ को क्रिएट कर दिया तो वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो आपने अभी-अभी देखा कि मैनेजमेंट के साथ ऐसा केस नहीं है। हाँ, कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ बेसिक आपकी चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो हर सिचुएशन में। जैसे एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट हमारे मैनेजमेंट के अंदर आता है कि एक वर्कर को एक बारी में आपने एक ही पर्सन से इंस्ट्रक्शन देनी है। अगर उसको आप 4 काम दे दोगे शायद वो ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है? और वर्कलोड में आपको भी पता है कि एफिशिएंसी लूज़ होती है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक आपकी एप्लीकेबल होती है बट हर चीज़ नहीं। तो आप कह सकते हो कि ये भी आपका क्या हुआ पार्शियली पार्शियली आपका ट्रू हो गया। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि अब बताइए कि क्या आपकी जो मैनेजमेंट है वो साइंस है? तो आपने क्या लिखना है कि मैनेजमेंट इज़ कंसीडर एज़ management is considered as inexact science because it has some feature of science but lack precision। तो precision नहीं है, सारे के सारे accurately हम साइंस के प्रिंसिपल्स को यहाँ फॉलो नहीं करते, कुछ फीचर्स एप्लीकेबल हैं, कुछ नहीं है, ठीक है? सो इट इज इन एग्जैक्ट साइंस। याद रखिएगा वर्ड आपने यूज करना है इन एग्जैक्ट, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है ना वो बिहेवियरल साइंस है। कैसी साइंस है? वो आपकी बिहेवियरल साइंस है, या फिर आप कह सकते हो कि प्योर साइंस नहीं है। ठीक है? तो कैसी साइंस हुई? एप्लाइड साइंस हुई। यानी कि सिचुएशन पे, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर चीज़ जो आपको है, सेम रिजल्ट देगी कि नहीं देगी। कॉज़ एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जो है ना आपको, वो हमेशा मैनेजमेंट में 100% ट्रू नहीं होता। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एज़ अ प्रोफ़ेशन है कि नहीं है। नेचर देखते हैं, पहले देखेंगे प्रोफ़ेशन क्या होता है। तो देखिए प्रोफ़ेशन होता है जब किसी चीज़ की कोई वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हो। याद रखना ये जो पॉइंट आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि साइंस के अंदर हमने पढ़ा था सिस्टमाइज़्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट के अंदर हमने पढ़ा था थ्योरेटिकल नॉलेज। यहाँ पे हम थ्योरेटिकल नॉलेज भी नहीं बोल रहे, ना ही सिस्टमाइज़। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक वेल डिफाइंड बॉडी है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? जैसे आपको अगर कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है तो आपको अकाउंटेंसी, बिज़नेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट मिलते हैं। उनका जो सिलेबस है ना बच्चों वो डिफाइंड है बाय सीबीएसई बोर्ड और बाय एनसीईआरटी बुक्स, है ना? तो सेम आपके प्रोफेशन के अंदर होता है। जब भी आपको किसी प्रोफेशन को जॉइन करना होता है, सपोज़ यू वांटेड टू बी अ लॉयर, तो आपको उसको लॉ की डिग्री लिए बिना नहीं आप यहाँ पे एज़ अ प्रोफेशन आप ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है? अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज़ अ लॉयर, ठीक है? तो प्रोफेशन का मतलब होता है कि जिसका एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगी और आपकी एंट्री जो वो रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए एक टेस्ट बैरियर रखा जाता है। जब तक आप उस टेस्ट को क्वालीफाई नहीं करोगे, यू कैन नॉट बी मैनेज दैट यू कैन नॉट अलाउड टू बी एंटर टू टेक द एडमिशन इनटू दैट कॉलेज और इनटू दैट टेस्ट। तो सेम तरीके से क्या मैनेजमेंट के, अच्छा मैंने ये तो बताया ही नहीं आपको कि जो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्या मैनेजमेंट की ऐसी कोई पढ़ाई है? हाँ जी, ऐसा है। हमारे पास कोर्सेज़ होते हैं, आपने सुना भी होगा आईआईएम जैसे हमारे पास इंस्टीट्यूट है, जो मैनेजमेंट की आपको सिस्टमाइज्ड बॉडी डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, पढ़ाया जाता है, आपको सिखाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या मैनेज
मैनेजर बनने के लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हमारे पास होती है क्या? कोई टेस्ट होता है जो हमें क्वालीफाई करना पड़ता है? तो ऐसा तो नहीं है। एक तो बेटा पॉलिटिक्स के अंदर और एक ये मैनेजमेंट के फील्ड के अंदर आपको कभी भी कोई भी एंट्री यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। कोई भी पर्सन यहाँ मैनेजर हो सकता है, कोई ऐसी नेसेसरी क्वालिफिकेशन नहीं होती जो कि आपको रिक्वायर्ड कर होती है, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना होता। देन प्रोफेशन के अंदर क्या होता है ना, प्रोफेशन के अंदर किसी भी प्रोफेशन के अंदर कुछ ना कुछ एसोसिएशंस होते हैं, कुछ ग्रुप बनाए जाते हैं जो कि गाइड करते हैं कि क्या कुछ रूल्स, क्या कुछ नॉर्म्स एंड पॉलिसीज़ होनी चाहिए हमारे प्रोफेशन फील्ड के अंदर। बेटा क्या मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कोई एसोसिएशन है? तो जवाब है हाँ। ऐसा जो एसोसिएशन है मैनेजमेंट के अंदर भी है। अगर आपने सुना हो तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एसोसिएशन करके एक एसोसिएशन है, जो मैनेजमेंट के फील्ड के अंदर क्या कुछ पॉलिसीज़, स्ट्रैटेजीज़, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट होने चाहिए, उन सब के बारे में डिस्कस करता है। बट अगेन इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एनी मैनेजर टू बी अ मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन। तो मैंडेटरी नहीं है किसी के लिए भी कि आपको इसका मेंबर यहाँ पे बनना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि जो प्रोफेशंस होता है ना, वहाँ पे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, यानी कि कुछ चीजें होती हैं जिनको लेकर क्लियर होता है कि ये आपके डूज है, ये आपके डोंट्स हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या मैनेजर के लिए भी ऐसे कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं? तो जवाब क्या है आपका? नो। ऐसे कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइज़ेशंस के एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, लेकिन उनको बहुत ही कितना अबाइड किया जाता है, वो थोड़ा-सा वेरी कर जाता है ऑर्गेनाइज़ेशन टू ऑर्गेनाइज़ेशन, ठीक है? देन आपका जो प्रोफ़ेशन होता है ना, उसमें आपके आने का जो मोटिव होता है ना, वो हमेशा सर्विस मोटिव होता है। यानी कि कोई भी नहीं कहता कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जो है बहुत सारा पैसा कमाना है। देखिए इसलिए ये अगर आप ऐसा मत सोचिए इस चीज़ को कि ये सिर्फ़ मैं बताने के लिए कह रही हूँ। ये सच है कि जब भी आप एक डॉक्टर बनोगे ना, उस 5 सालों की 10 सालों की मेहनत में आप समझ जाओगे कि हाँ, लाइफ में आपने अगर कुछ अचीव करना है, तो अगर आप किसी पेशेंट की हेल्प कर पाओगे, उससे बड़ा सुख आपके लिए नहीं होगा, उससे बड़ी खुशी आपको नहीं मिलेगी। तो यही होता है कि प्रोफ़ेशन के अंदर ना जो सर्विस होता है ना, वो एक बहुत बड़ा एम होता है, वो मोटिव होता है, जो आपको कंस्टेंटली मतलब आपको एफर्ट उस चीज़ को लगाए रखने के लिए मोटिवेट भी करता है। अब बात करें क्या क्या मैनेजर्स के लिए पास भी सर्विस मोटिव होता है, तो यहाँ पे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? नो मैम। ज़्यादातर केसेज़ में नहीं होता, कुछ ऐसे ऑर्गनाइज़ेशन होते हैं, जो आपके एनजीओ टाइप के ऑर्गनाइज़ेशंस होते हैं, जो सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, बट कहीं न कहीं जो है मैनेजर्स का मैक्सिमम टाइम जो आपका मोटिव होता है, वो प्रॉफिट मोटिव होता है, राइट? तो प्रॉफिट मोटिव यहाँ पे होता है, ये आपने याद रखना है। तो देखिए, आपके लिए क्या हो गया कि आपका जो ऊपर के जो 3 है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। आपकी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गया, ये 2 तो आपके एप्लीकेबल हो रहे हैं, पर बाकी के ये जो आपके पॉइंट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का होना, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का होना या सर्विस मोटिव का होना, ये 3 पॉइंट आपके प्रोफेशन के मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में आपका जवाब क्या होगा कि मैनेजमेंट हैज़ सम फीचर्स ऑफ प्रोफेशन बट इट इज़ नॉट फुल्ली अ प्रोफेशन, ठीक है? तो मैनेजमेंट के अंदर कुछ आपके फीचर्स हैं, एज़ अ प्रोफेशन सारे के सारे नहीं है। इसी तरीके से आपको जो है एक स्टेटमेंट जो है अपने आंसर के लास्ट में लिख के आनी होती है। अब आते हैं हमारे चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट जो है ना वो परवेज़िव है इन नेचर में, ये अपना फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे मैनेजमेंट का। वहाँ बताया था कि मैनेजमेंट हर लेवल पे चाहिए होता है। उस टाइम पे मैं बात कर रही थी आपसे कि चाहे आप टॉप लेवल पे हो, आप मिडल लेवल पे हो, तो वो जो लेवल्स है ना बच्चे वो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है? तो आपके जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है आपके हो सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, आप एक आपका होता है मिडल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा होता है बॉटम लेवल। इसको आपने बॉटम लेवल नहीं बोलना, इसको आपने बोलना है ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी। याद रखिएगा टर्शरी लेवल भी मत बोल देना, ठीक है? तो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या-क्या होते हैं, आइए डिटेल से एक-एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट की। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब होता है ये आपके हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिसके अंदर हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, चेयरमैन हैं, आपके प्रेज़िडेंट हैं, वाइस प्रेज़िडेंट हैं, इस तरीके के लोग इसके अंदर आते हैं। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करना और उसकी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो इन्हीं के शोल्डर पे होती है। हम बात करते हैं कि ये लोग काम क्या करते हैं, तो देखो बहुत सारे फंक्शन ये लोग परफॉर्म करते हैं। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ हमारी हो रही होती है ना, उनको इंटीग्रेट करने का काम इनके पास होता है। देन आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है जो भी गोल वो चाहते हैं उन्होंने एस्टेब्लिश किया वो मेट हो, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाहर एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उसको एनालिसिस करके अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना, ये भी इनका काम है। लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना, लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटजीज़ बिल्ड करना, ये भी आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। एडिशनली ये जो है वेलफेयर का भी ध्यान रखते हैं और जो आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे थे, वो सारी जो चीज़ें होती हैं या फिर सोसाइटी से इंटरेक्शन की जो बात होती है, वो सारा कुछ भी है ना आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों को ही करना पड़ता है।
तो आप कह सकते हैं कि इनका जो रोल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत हाई लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं, बहुत हाई लेवल ऑफ विजन और लीडरशिप स्किल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, ये कुछ काम है जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों को परफॉर्म करने होते हैं। अब आते हैं, ये सब तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों ने कर दिया। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही इन्होंने कर दिया। उन्होंने डिपार्टमेंट्स को भी देख लिया, गोल्स को भी देख लिया, सर्वाइवल को भी देख लिया, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी देख लिया। तो मैम मिडल लेवल के लिए कुछ बचता है कि नहीं? बच्चों, ऐसा नहीं है कि मिडल लेवल मैनेजमेंट के लिए कुछ भी काम यहाँ पे नहीं है, बहुत सारे काम है। देखिए, सबसे पहले तो ये एक कनेक्शन की तरह काम कर सकते हैं, कनेक्शन बिटवीन योर टॉप लेवल एंड योर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अभी आपने यहाँ पे इमेज में भी देखा होगा कि मिडल लेवल मैनेजमेंट जो है ना, वो आपका इन बिटवीन आता है, एज़ अ लिंक काम करता है आपके टॉप लेवल और बॉटम लेवल मैनेजमेंट के बीच में। तो एक लिंक की तरह, एक चेन की तरह ये लोग काम करते हैं। और जनरली ये लोग जो होते हैं ना, वो किसी भी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। जैसे आपका सेल्स मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया। अब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास क्या आती है? पहला काम तो इनका ये है कि जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट ने यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई थी, जो प्लान्स बनाए थे, उनको इम्प्लीमेंट कराना। क्या कराना? उनको इम्प्लीमेंट कराना। ध्यान रखिएगा, पॉलिसीज़ वहाँ बन चुकी हैं, यहाँ पे सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये लोग पॉलिसी नहीं बना सकते। या फिर आप कह सकते हो कि अगर ये पॉलिसीज़ उनको लोअर लेवल यानी कि थर्ड लेवल पे पहुँचानी है ना, तो ये उन लोगों को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने स्कूल में देखा होगा, कई बार क्या होता है, मान लो किसी स्कूल के डायरेक्टर ने या प्रिंसिपल ने कोई भी पॉलिसी बनाई स्कूल के अंदर, और आपको उनकी एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलती है? अपने कोऑर्डिनेटर्स, अपने क्लास टीचर, अपने सब्जेक्ट टीचर से। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि जो आपका आपका प्रिंसिपल हो गए, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, वो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट, और जो मिडल लेवल पे आएँगे वो आपके कोऑर्डिनेटर, क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर हो सकते हैं। जो आपके लिए उन पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो रूल है ना, वो यहाँ पे ये लोग प्ले कर रहे हैं, राइट? इन लोगों को ये भी देखना होता है कि ये जिस भी डिपार्टमेंट के हेड हैं, उस डिपार्टमेंट के लिए नेसेसरी रिसोर्सेज़ हैं कि नहीं है, और उनका काम जो है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा ये लोग लोअर लेवल के लोगों को अपना ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं और उनकी सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट भी करते हैं। सो इनका काम होता है रिपोर्टिंग करना टू द टॉप मैनेजमेंट, जो भी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस यहाँ पे चल रही है टीम के अंदर, राइट? तो ये सब आता है आपके मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। अब बात करते हैं हमारे थर्ड लेवल यानी कि बॉटम लेवल, जिसका हमें, मैंने आपको क्लियरली बोला था, आपको इनका नाम क्या याद रखना है, इनका नाम आप बोलोगे या तो सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? तो ये क्या होते हैं? सो देखिए, सबसे पहले जो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, इनके अंदर आते हैं आपके, इनको आप बोल सकते हो सुपरवाइजर, इनको आप बोल सकते हो फोरमैन, ठीक है? ये 2 ही नाम हमारे उसके अंदर गिवन है, आप ऑपरेशनल हेड भी कह सकते हो इनको। ये लोग इंटरैक्ट करते हैं डायरेक्टली अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, क्योंकि जो वर्कर्स हैं ना, जो एम्प्लॉइज़ है, वो यहाँ पे इस लेवल पे काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन एक्चुअली आपका इसी लेवल पे होता है। तो इनका काम है कि जो भी प्लान्स हैं, इनको डेली ऑपरेशन, ध्यान रखना, कौन से प्लान की बात हो रही है, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले प्लान नहीं बना रहे हैं, ना इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। ये डेली ऑपरेशन के लिए, जैसे कि आपको जो स्टैंडर्ड्स मिलते हैं ना, कि पर डे 15 यूनिट बनानी है, 100 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये उन डेली ऑपरेशंस की लिमिट्स को देखते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इनका इनका एक रूल होता है कि इनको जो भी ऑपरेट करना है ना, वो विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ हाई मैनेजमेंट के अंदर करना है। ठीक है? उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। जो भी रूल्स, पॉलिसीज़ अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने बनाई थी, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने जो भी डिसाइड कर दिया, उसके बियॉन्ड ये लोग नहीं जाएँगे। तो की ड्यूटी इनकी क्या है? एफिशिएंसी को देखना, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि जो प्रोडक्शन है ना आपका, जो एक्चुअली काम है, जो इनपुट आउटपुट का जो खेल है ना, वो आपके सुपरवाइजरी लेवल पे होता है। तो इनका काम है ये देखना कि जो प्रोडक्ट बन के आपने तैयार किया है, वो अप टू द स्टैंडर्ड है कि नहीं, कोई वेस्ट तो नहीं हुआ था, ठीक है? तो ये सारे काम जो है आपके आते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे। तो देखिए, फंक्शंस आपके मैनेजमेंट के क्या होते हैं? पहला फंक्शन आता है आपका प्लानिंग, देन आपका आता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग, देन आपको करना होता है स्टाफिंग, देन आपका आता है डायरेक्टिंग एंड लास्ट आपका आता है कंट्रोलिंग। तो बच्चे, ये सारे फंक्शंस होते हैं जो एक मैनेजर को परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहले देखिए प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है जो आपको एडवांस में सोचना होता है। क्या सोचते हैं आप? एडवांस में देखना होता है कि आपने जो है क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय व्हॉम टू डू। ठीक है? इसको कौन करने वाला है? तो ये सब चीज़ें आप जब एडवांस में सोचते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग में आपने एक बार सोच लिया करना क्या, उसके बाद प्रॉब्लम आती है रिसोर्सेज़ की। तो यहाँ पर आप, या फिर आप कह दो कि रिसोर्सेज़ के साथ-साथ आपको जो है चीज़ों को कलेक्ट करना होता है। लोगों को आपने देखना होता है कि कौन किस पोस्ट पे काम कर रहा होगा। तो इसके अंदर ऑर्गेनाइज़िंग के अंदर क्या होता है ना, आप सारे के सारे एक्टिविटीज़ को यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करते हो और उनको किसी न किसी तरीके से एक अथॉरिटी रिलेशनशिप के अंदर रखते हो। यानी कि कौन किसका बॉस होगा और कौन किसका यहाँ पे
सीनियर होगा, जूनियर होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, ठीक है? तो एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर ग्रुपिंग की जाती है, अथॉरिटी रिलेशनशिप को जो है डिफाइन किया जाता है। स्टाफिंग के अंदर जब ये दोनों काम आपके हो चुके होते हैं, तो आपको यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना होता है, आपने एक्वायर करना होता है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि हायरिंग का जो प्रोसेस है ना, वो यहाँ पे होती है। तो रिक्रूटमेंट आपकी यहीं पे होती है और आपकी उसके बाद जो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें भी जो है यहीं होती हैं। देन आता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर मेजरली आपको कहा जाता है कि आपने अपने एम्प्लॉइज़ को जो है पहले उनको कम्युनिकेट करना, उनको बताना है कि काम कैसे होना है। उनको कॉन्स्टेंटली आपने मोटिवेट करना है, उनको आपने लीड करना है एज़ अ लीडर और उनको जो है आपने कंटीन्यूअसली यहाँ पे सुपरवाइज़ करना होता है कि काम जो है वो ठीक से हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके आती हैं डायरेक्टिंग के अंदर। लास्ट हमारे पास आता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब है कि अभी तक मैंने जितने भी फंक्शन परफ़ॉर्म करे यहाँ से यहाँ तक, वो मेरे स्टैंडर्ड्स को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं? तो आप यहाँ पे कंपेयर करते हो बच्चे, आप यहाँ पे जो है कंपेयर करते हो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को और अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, ठीक है? इनका कंपैरिज़न आप जो है कंट्रोल में करते हो और अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं है, तो आप उनके रीज़न्स फाइंड आउट करते हो, डेविएशंस को यहाँ देखते हो, एनालाइज़ करते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर आपको इनको डिटेल से बिल्कुल नहीं पढ़ना, सिर्फ 1 लाइनर, 2 लाइनर स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए और जो मैंने कीवर्ड्स यहाँ लिख दिए हैं, इन्हीं पे ध्यान दे लेना। आगे आने वाले चैप्टर्स में यही आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है? अब आते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, लास्ट टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि अगर मैनेजमेंट के अंदर से आप ये कह लो कि मैनेजमेंट के अंदर से अगर आप कोऑर्डिनेशन को निकाल दो, तो जो रिजल्ट बचेगा ना वो ज़ीरो होगा। इसलिए कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस है। जैसे किसी चैप्टर की समरी होती है ना, समरी, सार, ठीक है? दैट वे कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस है मैनेजमेंट का, जिसके बिना मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। यानी कि आप कह रहे हो कि आप प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो, स्टाफिंग कर रहे हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो, बट इन सभी एक्टिविटीज़ के बीच में बच्चा अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, तो आप कह ही नहीं सकते कि आपने यहाँ पे इफेक्टिवली चीज़ों को मैनेज किया, ठीक है? तो क्या होता है मैनेजमेंट बेटा सॉरी कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन हमारे एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। अदरवाइज़ क्या होगा ना, जैसे क्या होगा, जैसे एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रहा है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा कि हम जो है ना 1000 यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि इस साल पैसे की कमी है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ऐसे में अगर दोनों के डिपार्टमेंट के हेड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो आपको लगता है कि दोनों में से किसी का भी प्लान यहाँ पे सक्सेसफुली होने वाला है, रोल आउट नहीं होने वाला। ठीक है? देन ये इंश्योर करता है कि सब जो है ना एक ही तरह के एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो। तो यूनिटी ऑफ एक्शन यहाँ पे होनी चाहिए। आपकी जो है डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। जैसे अगर डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट्स को प्लान बनाना है, तो या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लान बना ले या फिर फाइनेंस। अगर हर डिपार्टमेंट अलग-अलग प्लान बनाएगा तो अलग-अलग डायरेक्शन में चले जाएँगे ना सब। तो यूनिटी ऑफ एक्शंस आपके होनी चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है। देन इट इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। वो तो आपको पता है कि जितने भी आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, वो भी कंटीन्यूअस है, तो कोऑर्डिनेशन भी आपको कंटीन्यूअस ही चाहिए होगा। जैसे आपका मैनेजमेंट परवेज़िव है, सेम वे में बच्चे कोऑर्डिनेशन भी परवेज़िव है, हर लेवल पे चाहिए और हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। एंड इट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अगेन ऑल मैनेजर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों को कोऑर्डिनेशन करना है, बाकियों को नहीं, सबको हर लेवल पे ही करना है। सो ये थे हमारे कुछ फीचर्स। अब हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। बच्चे सेम ही इम्पोर्टेंस है, जो वहाँ पे लिखा हुआ था लगभग सेम ही पॉइंट है कि आपके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है, डुप्लीकेसी नहीं होती तो यूनिटी ऑफ एक्शन बनी रहती है, एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होती है, लड़ाइयाँ नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते एंड इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन के सेम ही पॉइंट है। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको यहाँ पे जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।